जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मैं सलीम सैयद। आज 176 असेंबली का जो इलेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत नज़दीक समय आया हुआ है और बहुत घमासान मची हुई है कैंडिडेटों की। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का, एक दूसरे पे ताना कसने का, एक दूसरे के काम के बारे में, काम को लेके, काम के रिलेटेड एक दूसरे की कमज़ोरी गिनाना, ये माहौल चल रहा है। और हर कोई अपने अपनी रेस में, अपने अपने दौड़ में अपने तादाद, अपनी ताकत और अपना हुजूम बता रहा है। इसी बीच में 176 असेंबली में जो कैंडिडेट है वो अनवर शेख जो आए हैं, वो अपने काम से रिलेटेड बात करना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इससे पहले भी दिए हैं। और वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं अपने काम को किस तरह से दर्शाऊंगा और किस तरीके से मैं कर सकता हूं। अपनी काबिलियत पे जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मुझे एक बार मौका दिया जाएंगे तो मैं इस 176 का नक्शा पूरा बदल सकता हूँ। मुझे आवाम का साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए। और जनता बेहतर जानती है कि किसे चुन के लाना चाहिए और किसे नहीं लाना चाहिए। तो जनता का जो भी डिसीजन है वो 20 तारीख को समझ में आ जाएगा, 20 तारीख को दिखेगा। बहरहाल हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं अनवर शेख से। अनवर शेख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का माहौल आज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आगे आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं? आपका होमवर्क कहाँ तक कंप्लीट है और काम को लेके क्या बात करोगे? 6 वार्ड में छः वार्ड के लोगों के बारे में बोलिए अनवर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वापस से इस नाचीज़ की क्या करने वाला है बांद्रा 176 ईस्ट के लिए। सबसे पहला बहरामपाड़ा, आज बहरामपाड़ा नौपाड़ा के अंदर आज स्लम के अंदर ग्राउंड+1 बना है, 2 बना है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्राउंड+1 का जो है, ग्राउंड वाले के पास भी फोटो पास है, पहले फर्स्ट फ्लोर वाले के पास फोटो पास है या किसके पास सर्वे पावती है। मेरा यही काम होगा उस लैंड को डेवलप करके एसआरए के अंदर पहले माले के वाले को भी और ग्राउंड फ्लोर वालों को भी घर मिले एसआरए के अंदर। दूसरी बात, वहाँ पे तो मैं भी 2-3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ। वहाँ पे हर किसी का एक ही बोलना है, अडानी की वजह से हमारी हालत ख़राब है। उनको एक घर को बिल आ रहे 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। मैंने तो कल एक का बिल देखा 15,000। उसके घर पे रहने वाले गिन के 4 जन, 2 बच्चे, बीवी और मियाँ है टैक्सी ड्राइवर, मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता होगा। ऐसा आदमी अगर 15,000 बिल भरे तो आदमी क्या कमाएगा, क्या घर चलाएगा, क्या बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा, क्या राशन भरेगा। जब इस बात की मैं तहकीक में गया, अंदर तहकीक किया, तो ये पता चला मुझे अपना वहाँ पे जो झोपड़पट्टी गुंडे होते हैं, जो जिसका कोई काम नहीं होता, वो लोग चोरी का लाइट चलाते हैं। लाइट माफिया बोला जाता है। वो लाइट जो चोरी करके चलाते, उसका बर्डन जो मीटर से जो लाइन जाता है, उन लोगों के ऊपर उन लोग डिवाइड करते हैं कि हमारी इतनी लाइट गई, आपको इतना भरना है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। वहाँ चोरी करे कोई और उसका भुगतान भरे कोई और। तो इसके लिए कानून ऐसा होना चाहिए कि जब चोर पकड़े जाता है तो उस पर शिकंजा कसे जाए। विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है अडानी को कंपनी का, वो उसका काम है। वो देखे कि यहाँ इस केबिन से लाइन जा रहा है और वहाँ पे वो तहकीकात करे कि भाई ये लाइन कौन डाल रहा है उधर का, ऐसा कौन शाना है या कौन दादा है। वो पुलिस चौकी में उसके नाम का कंप्लेंट करे और उसको एफआईआर दाखिल करके अंदर करे। मीटर जो लेके जाता है, अब वो मीटर सही है गलत है, समझो मेरा घर है, मेरे मीटर से तो लाइन चोरी नहीं जा रहा। लाइन चोरी कहाँ से जा रहा है? डायरेक्ट मेन से जा रहा है। तो आपको मेरा मीटर लेके जाने की ज़रूरत क्या है? आप जानबूझ के मेरा मीटर लेके जा रहे हो और उस बाकी का जो चोरी का लाइन चल रहा है उसका भरपाई मेरे ऊपर कर रहे हो। आप मुझे बोल रहे हो कि आपने अपने मीटर पे उंगली किया है। पहले बात को समझो कि ये किसी भी तरह गरीबों को मारना चाह रहे हैं और ख़ास करके ये उस इलाके में हो रहा है जहाँ पे अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं, जहाँ जैबीम वाले रहते हैं, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, जहाँ पे गुजराती रहते हैं, जहाँ पे नीचे तबके के लोग रहते हैं। क्योंकि वो मजबूर है, वो अपना घर देखेंगे कि कोर्ट कचहरी देखेंगे या पुलिस स्टेशन देखेंगे। कई मिसाल मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पे रूम बेचना पड़ा है लाइट का बिल भरने, बच्चों को तो अंधेरे में रख नहीं सकते।
रूम बेच के इंसानों ने घर भरा, लाइट का बिल अनवर भरा। शेख जी, इसका उपाय क्या है? एक गरीब जनता, एक मामूली जो 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला, वो अडानी इलेक्ट्रिसिटी से तो फाइट नहीं कर सकता है, ना कोर्ट जा सकता है। तो लोग कर्जा करके कुछ भी करके अपना बिल भर के, क्योंकि घर में रोशनी रहना ज़रूरी है। तो इसका उपाय क्या है? इसका तोड़ क्या है? इसका उपाय ये है कि सब लोग एक हो जाए। जो पहले बीएसएस चलती थी ना गवर्नमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइजेशन खत्म करके गवर्नमेंट अपने अंडर में चलाए, तो इसका उपाय होगा। वरना इसका उपाय कुछ नहीं है, कुछ होने वाला भी नहीं है। गवर्नमेंट को खुद अपने हाथ में लेना होगा ये। आप ये देखो, आज ज़्यादातर लाडली बहन, लाडला भाव, इसका जो उसकी बेनिफिट मिल रही है स्लम वालों को मिल रही है। इधर से दिया जा रहा है और लाइट के बिल और गैस के बाटले के नाम पे लिया जा रहा है। ये समझना चाहिए आपको, ये एकनाथ शिंदे जी को समझना चाहिए। ये जो अपने दोस्त रखे हैं ना बड़े बड़े बिजनेसमैन, आज कितनी कंपनियां बम्बई महाराष्ट्र से निकल के गुजरात गई है, तो रोजगार किसका गया है? हम मुंबई वासियों का गया है, महाराष्ट्र के लोगों का गया है। आप पहले बात को समझो। ये दिखा कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी देखा, जो हम 1500 दे रहे हैं उसकी जगह हम इलेक्शन जीतने 2100 रुपया देंगे। तो ये सारे आम क्या चल रहा है? ये आप लोगों से वोट खरीद रहे हो ऐसा ऐड दे के। ये कौन सी राजनीति है भाई? ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इनका नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहिए। क्यों गरीब जनता को पैसे आ रहे हैं, तो आपको ये पैसे आते हुए देख के अच्छा नहीं लग रहा है? भाई गरीब जनता को पैसे आ तो रहे, लेकिन लाइट बिल के नाम पे, गैस के बाटले के नाम पे जा तो रहे ना वापस। तो क्या बचा गरीब की जनता? क्या गरीब तो वहां का वही है। झूठे वादे के हिसाब से एक सच्चा छोटा से वादा क्यों ना हो, सच्चा हो रहा, वो अच्छा ही अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? आप एक जगह से दे रहे हो, दूसरी जगह से एक जगह से दे रहे हो और 10 जगह से ले रहे हो, तो क्या अच्छी बात है इसमें? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं बाहर आज। हम इलेक्शन जीतने के बाद हमारी सरकार आने के एक 1500 की जगह 2100 रुपये देंगे। इसका क्या मतलब है? आप सीधे सीधे वोट खरीद रहे हो। तो हमारे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या करेगा? तो आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से महायुति सरकार और महाविकास आघाड़ी, आने वाले दिनों में आप किसे देखना चाहेंगे? एक तो खुला दुश्मन है और एक छुपा दुश्मन है। अगर बीजेपी महायुति आती है तो उसमें अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उसमें वो सीधे सीधे मरने वाले हैं। अगर कांग्रेस आती है, खुल के तो नहीं मरेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे पीछे से उनको खत्म कर देंगे। ये दोनों की सोच, दोनों का काम करने का तरीका, एक खुल के करता है, एक छुप के करता है। फर्क इतना ही है। अनवर जी, आपकी क्या राय है? क्या चेंजिंग होना चाहिए? जो भी सरकार है उसमें सब में अच्छी खासियत जो जनता के हित में है, वो क्या होना चाहिए? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे महायुति हो। जैसा केजरीवाल साहब ने किया ना, 200 यूनिट फ्री, ऐसा कुछ काम करो। अडानी को निकालो, बीएसएस को लेके आओ वापस से, रिलायंस का सिम कार्ड बंद करो, बीएसएनएल को खड़ा करो। अनवर जी की जिस तरह से विचारधारा है, जिस तरीके से ये बोलना चाहते हैं, ये अपना ओपिनियन रखे हैं, जनता का क्या ओपिनियन है? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सरकार बदल सकती है। सरकार में कौन आ सकता है? महाविकास आघाड़ी आ सकती है या दूसरी सरकार आ सकती है। ये जनता को इस बात की एक सोच बैठी है। ये जनता चाहती है कि कौन सी सरकार आए जिससे जनता का बेनिफिट होए। आइए और कुछ मुद्दे पे हम बात करेंगे अनवर जी से। और हमारा जो अगला सवाल है, वो अगला सवाल इस चीज़ से रिलेटेड रहेगा। एक जनता जो होती है, मासूम जनता, वो अपना एक नेता चुन के लाती है, उसके लिए जद्दोजहद करती है, वो कैंडिडेट को पसंद करती है कि मेरा मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर का मुस्तकबिल ये संवारेगा, इसे मैं वोट दूँ अपना और इसे सदन में भेजूँ। तो आगे पॉलिटिशियन, आगे जो नेता होता है, वो क्या करना चाहिए, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अनवर जी, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, एक होता है कि आज मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूँ, बाद में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, और मैं तुम्हारी चोरी पकड़ा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हारे संगठन में जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे सब मसले आते हैं जिससे जनता होती है कन्फ्यूज़, क्योंकि जनता देखती है जो चेहरा वोट देती है, जो चेहरे को देख के वो चेहरा कहीं और बदल जाता है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? आज की तारीख में कोई किसी का भरोसा नहीं है। कल अगर उनके आमदार ज़्यादा आ गए
वो बीजेपी से हाथ मिला लेंगे डिप्टी सीएम या सीएम के चक्कर में, किसकी बात कर रहे हो आप? चाहे वो सेना हो या कांग्रेस हो या एनसीपी हो। तो आज आपको मैं लिख के देता हूँ ये बात, अगर आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी का आमदार ज़्यादा आया, वो अपना दिमाग यही चलाएगा कि मैं बीजेपी से हाथ मिलाऊं। आफ्टर ऑल बीजेपी के तो जितने आमदार है उतने तो आने हैं, वो तो उनके फिक्स है, ठीक है। हो सकता है शरद पवार से आमदार ज़्यादा आ जाए, हो सकता है कांग्रेस के आमदार ज़्यादा आ जाए, हो सकता है अजीत दादा पवार के आमदार ज़्यादा आ जाए। सबसे आज की तारीख में है कि यूबीटी, अगर यूबीटी की देखो, यूबीटी की जो सोच है वो बीजेपी वाली ही सोच है। वो कैसे? सावरकर को मानती है वो, बराबर है, सावरकर जी को मानती है। जो आरएसएस की धोरण है उसको वो मानती है। बीजेपी की सोच होती तो माइनॉरिटी के वोट नहीं लगते थे ना, हिंदुत्व के वोट लगते थे। आज माइनॉरिटी साथ में लेके चल रहे, मुस्लिम ज्यादातर तादाद में है। आज एक बात बताओ, जब माइनॉरिटी की इतनी फिक्र है यूबीटी को, तो वो तो उनको सोचना चाहिए था सदन में बोलने के लिए कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ा। क्यों उनको ये नहीं मालूम है मुसलमान इस बात से नाराज हो जाएंगे? साथ ही साथ मुझे ये बताइए, आप यूबीटी यूबीटी कर रहे हो, यूबीटी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिए आमदार बनने के लिए? आमदार का कैंडिडेट कितना है यूबीटी के पास, मुझे आप बताइए। एक जन, हाँ, एक को दिए। मुसलमान कितने टक्के हैं? एक को दिए। अरे एक से क्या करना है, कितने परसेंटेज है मुसलमान, मुझे वो बताइए ना। और एक कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो आप? वो हाँ, वर्सोवा से दिए, बराबर है। वर्सोवा से एक को देख के वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने मुसलमानों को दिया। क्या उनको ये नहीं मालूम था कि वो मुसलमान आमदार हमारा है? मैं सदन में खड़े रह के बोल रहा हूँ बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा, कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी? आज उनकी मजबूरी है यूबीटी की, इसलिए मुसलमान की जरूरत है, क्योंकि उनका वोट रहेगा तो ये मुसलमानों का ही विनिंग वोट है बम्बई और महाराष्ट्र के अंदर। अगर मुसलमान वोट यूबीटी को देंगे तो ही यूबीटी फॉर्म में आएगी, उनके आमदार चुन के आएंगे, ये मजबूरी है। इस वजह से वो हर बात के लिए हाँ हाँ हाँ। एक बार आप इलेक्शन होने दीजिए, फिर देखिए, अगर यूबीटी की सीट ज्यादा आ गई, ये बीजेपी के साथ 101% हाथ मिलाएंगे, खुशी खुशी हाथ मिलाएंगे, और वो टाइम मुसलमान फिर बेबस रहेगा। ये वोट तो दे चुका है, 5 साल तो इंतजार ही करना है, फिर 5 साल के बाद कुछ नया स्कीम बनेगा, फिर मुसलमान को पागल बनाए जाएंगे, बेवकूफ़ बनाया जाएगा, जैसा आज बना रहे हैं। जब कांग्रेस से जिसान सिद्दीकी की अनबन चल रही थी, ठीक है, ये तो यूबीटी को पता था, और वो तो जीता हुआ कैंडिडेट था कि यूबीटी जिसान सिद्दीकी को टिकट नहीं दे सकती थी। भले उन्होंने नगर सेवक का काम किया आमदार रहते हुए, कुछ तो किया था। भले लादी लगाए, गटर साफ करवाया, एक नगर सेवक का काम किया आमदार रहते, ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन पब्लिक के बीच में तो थे वो। पहले बात पूरी होनी चाहिए। आज उरण सर देसाई ने क्या किया और कितनी बार इस विधानसभा क्षेत्र में आए वो? वरुण सर देसाई फ्यूचर के लिए हैं, फ्यूचर में वो डेवलपमेंट के लिए सोच रखते हैं, डबल ग्रेजुएट है और उन पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये उनकी खासियत है। साहब मेरी भी खासियत है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मेरे ऊपर भी कोई केस नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। डबल ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि तुम नेता बन गए, डबल ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को समस्या को जानने की ज़रूरत नहीं है। नेता वो जो हर एक घर या 2 घर के सुख दुख को जानता हो उस इलाके में, कि भाई इस इलाके में मेरे ये तकलीफ है और मेरे को इनका साथ देना है, मेरे को ये काम करके देना है। आप जैसा मुझे खोद के पूछ रहे हो ना, एक इंडिपेंडेंट हूँ बोलकर, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप लोग बार बार। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, आप बार बार मुझे उंगली करके सवाल कर रहे हो। यही सवाल जाके आप उरण से देसाई को पूछो ना, कौन सी गली क्या मालूम है, क्या काम है, वो बता देवे एक चीज, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। वरुण सर देसाई हमारे चैनल पे अच्छी खासी सफाई दिए है हर एक चीज को लेके। आप कैंडिडेट जो लड़े हो वो आज़ाद उम्मीदवार से लड़े हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मैं जनता के लिए ये हित में ऐसा काम करूंगा, वैसा काम करूंगा। जब उनका बेस है वो कर सकते हैं और आप उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस बारे में हम बोलना।
आप वरुण सरदेसाई की तरफदारी कर रहे हो साहब। मैंने आपको नहीं नहीं, हम तरफदारी किसी की नहीं कर रहे, जो चल रहा है माहौल जो चल रहा है वो बता रहे हैं। आपने कल उनकी रैली में उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, मैं देखा उनको, आपके सवाल जवाब को काटते हुए वो भाग रहे थे। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ, बाद में बोला, जब मालूम ही नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या? कुछ तो मालूम होना चाहिए जब तो आपके सवाल का जवाब देता। उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या करना चाहिए, क्या काम है। वो बोलना चाहिए ना। मैं एक हाई प्रोफाइल के घर का हूँ, मेरे खानदान का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, दोस्ती आ रही है तो वो दम पे मैं खड़ा हूँ और मुझे इलेक्शन लड़के एमएलए बन के आना है, क्योंकि मेरा यहाँ पे बेस है, मेरा यहाँ ग्राउंड है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है इस ग्राउंड के अंदर विनर वोट कौन है। 40% एंड अबाउ वोट मुसलमानों का है। आपने ऐसा क्या काम किया जो मुसलमान आपको वोट देंगे, ये सोचना चाहिए उनको। और मैं जो बोल रहा हूँ, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैंने अपने कौम के लिए सीधा तान के बोलता हूँ, अल्लाह के दम पे मैंने काम किया और आने वाले दिन में मेरे भाई मुझे वोट भी देंगे, मैं जीत के भी आऊँगा। और जितने भी गुस्ताखे रसूल या फालतू की बात फिरका परस्तों की बात की, उन सबको सदन में खड़े रह के मैं सदन के मार्फत रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब पे एफआईआर हो, ये सब जेल के सलाखी के पीछे जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बांद्रा ईस्ट 176 की जनता, सारे मुसलमान, माइनॉरिटी, जय भीम वाले सब मेरा साथ देंगे और सब मुझे वोट देंगे। और एक मिसाल कायम करेंगे इस महाराष्ट्र के अंदर, एक अपनी आवाज सदन में बिठा के कि ऐसा भी इंसान है जो बोलेगा और संविधान के दायरे पे बोलेगा और संविधान के दायरे में सबको सजा दिलाएगा। देखिए किस तरह से अनवर शेख जी ने अपनी विचारधारा रखी है। अभी ये बात समझना जनता और यहाँ के जो वोटर है वो लोगों के हाथ में है। और हर सही बात है कि हर पॉलिटिशियन किसके साथ कब रहता है, किससे दोस्ती, किससे मोहब्बत और किससे नफरत और किससे वफा और किससे दगाबाजी, ये तो पॉलिटिशियन की बुनियाद है और यहीं से ही शुरुआत होती है। लेकिन जनता को चाहिए काम, जनता को चाहिए डेवलपमेंट। कौन पार्टी, कौन सा नेता किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, किसकी तारीफ कर रहा है, किसकी दुश्मनी लगी है और किससे जुड़ा हुआ है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं। जनता को चाहिए अच्छा भरपूर घर पे पानी आए, साफ सफाई रहे, बच्चे लोगों को स्कूल अच्छी मिले, एजुकेशन अच्छी मिले, बच्चे नशे से बचे रहे, आने वाला भविष्य बच्चों का अच्छा हो। बस जनता यही चाहती है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना उम्मीदवार चुन के लाती है। तो अनवर शेख जी, आप 176 असेंबली की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यहाँ के वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो आपका मैसेज ऐसा लगे कि वो लोग आपके अंदर एक भविष्य देखे, इस बारे में यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहें? चैनल के माध्यम से और अल्लाह के दम पे मैं ये आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप इसको गार्ड मान ले कि मैं यहाँ से जीत के आ रहा हूँ। यहाँ के लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और लोग आज समझ रहे हैं कि हमको किस प्रकार का नेता चाहिए, कौन हमारा काम करेगा। और मेरा सारे मतदाताओं से एक वादा है, मेरे जीत के आने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, गार्डन, हर एक चीज़ की सुविधा मिलेगी। ज्ञानेश्वर नगर वालों को वहीं पे ही जहाँ पे उनका झोपड़ा है, वो झोपड़ा टूट के वहीं पे घर मिलेगा। और 33/5 का जो मसला चल रहा है वो भी उनको मैं घर वहीं पे बनवा के दूंगा। भले सरकार से झगड़ा करना पड़े या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कानूनी कार्रवाई करते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, इन सब की ये जो मनोकामना बोलना चाहिए आज की तारीख में, तो मुझे इनकी सारे मनोकामना मैं पूरा करूंगा। और इसी चीज को लेके मैं पूरी उम्मीद करता हूं लोग मुझे समझेंगे और मेरा साथ देंगे और भारी मतों से मुझे विजय करके लाएंगे। सारे मतदाताओं से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे हर एक इंटरव्यू, मेरा हर एक पोस्ट जो आप लोगों के दरमियान आ रहा है उस पर गौर करें, सोचे समझे, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य समझे और सोच समझकर आने वाले 20 नवंबर 2024 को ईवीएम के 8 नंबर बटन को दबाकर मुझे भारी मतों से विजय करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। तो देखा जिस तरीके से अनवर शेख ने एक बेदाग तरीके से अपना बयान, अपना स्टेटमेंट रखा, अपनी विचारधारा रखी
और अपनी सोच रखी कि मैं जनता के हित में इस तरीके से काम करूँगा, जनता को आगे, जनता का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं इस टाइम पे खतरे में है, मगर मेरे आने से यहाँ पे अच्छा ये लोगों का भविष्य होगा। ऐसी अपनी सोच, अपनी विचारधारा जनता के सामने रखी है। बाकी जनता का अपना खुद का ओपिनियन है, वो किसे चुन के लाती है, किसे सर पे बिठाती है और किसे घर पे बिठाती है, ये जनता खुद जानती है। लेकिन हम हर एपिसोड में आपको ये कहते हैं कि आने वाले 20 तारीख को 20 तारीख को मतदान का दिन है। मतदान का दिन जो रहेगा वो जनता का रहेगा, जनता का दिन रहेगा फैसला करने का कि कौन से उम्मीदवार को चुन के लाना है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक आज 4 से 5 लोग रेसिंग में चल रहे हैं और अपने-अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इस समय कुछ बता नहीं सकते कि क्या कौन आगे है, कौन पीछे है, सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। 18 तारीख के बाद हम ये चीज़ डिक्लेयर करेंगे कि कौन विजेता हो सकता है, किसके चांस है। ये जो भी आपकी राय है, जनता की राय है, हमारे वोटरों की राय है, हमारे व्यूअर्स की राय है, वो हमें हमारे मैसेज बॉक्स में डालिए और हमें बताइए। हम इसी तरह से चैनल पे बने रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।